हाय गाइस टू कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए अब ये सारी बातें यहीं पर छोड़कर कहानी का आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रोहन का रूम। रोहन अनन्या बेड पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे। रोहन और अनन्या दोनों ही बहुत ज्यादा शांति थे। बाकी के सभी लोग जैसे एक दूसरे से जिद किया करते थे, इन दोनों में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप सीधी भाषा में कहें तो ये दोनों एकदम क्यूट कपल टाइप थे। यार अब मुझे कमेंट में यह मत कहना कि मैं इतने छोटे बच्चों को कपल कह रही हो, असल में यह बड़े होकर कपल ही बनने वाले, इसलिए कपल कह रही हूँ। अनन्या अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से रोहन को देख रही थी, जो कि अपनी बुक में मैथ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जब रोहन को किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई तब उसने अपना फेस ऊपर उठाकर देखा। अनन्या उसे अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देख रही थी। रोहन ने अनन्या से कहा, व्हाट हैपन अनु। रोहन अनन्या को प्यार से अनु कहता था। अनन्या ने अपना निचला होंठ लटकाते हुए कहा, रोहन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर उसने अपना नोटबुक रोहन के सामने कर दिया। रोहन ने वह नोटबुक लिया और उस क्वेश्चन को देखा। रोहन ने 1 मिनट में ही उसको क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर दिया और वह बुक अनन्या की तरफ देखकर कहा, अनु मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, नाक पर थोड़ा कंसंट्रेट करो, मैं आप बहुत एजी है, अगर हम समझ जाए तो। रोहन की बात पर अनन्या ने मुंह फुलाकर कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके अलावा मैं हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ। अनन्या को इस गुस्सा करता देख रोहन को हंसी आ गई। उसने आगे बढ़कर अनन्या को खींचकर अपनी गोद में बैठाया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी प्यारी अनु तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने कब कहा कि मेरी अनु होशियार नहीं है। इनफैक्ट तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बस मुझसे थोड़ी कम। अनन्या जो रोहन की बात सुनकर खुश हो रही थी, जैसे ही उसने रोहन की पूरी बात सुनी उसने गुस्से से रोहन के पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो रोहन कट्टी। अनन्या की बात पर रोहन ने मुस्कुराकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे कट्टी कर ही रही हो तो मैं अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ लेता हूँ, वह भी बहुत ज्यादा क्यूट प्रीटी और खूबसूरत। वैसे तुम्हें वह हमारे क्लास की श्रेया कैसी लगती है, मुझे तो वह बहुत ज्यादा हॉट लगती है। रोहन की बात सुनकर अनन्या ने गुस्से से रोहन के बालों को खींचते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मेरे अलावा किसी और लड़की से बात करने की, वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, और यह मेरी कोरी धमकी मत समझना, यह अनन्या राठौड़ की वार्निंग है। तुम्हें इतना कहकर अनन्या बेड से खड़ी हुई और रूम से बाहर चली गई। अनन्या का गुस्सा देखकर रोहन की हंसी गायब हो गई, क्योंकि रोहन जानता था कि अनन्या उसे लेकर कितनी पजेसिव है। रोहन ने अपने मन ही मन कहा, लगता है पूरी राठौड़ फैमिली ही ऐसी है, इसके दोनों भाई दिव्या और मेरी प्यारी प्रिंसेस के पीछे पड़े हैं, यह मेरे पीछे पड़ी है, और इसकी छोटी नन्ही शैतान कार्तिक भाई के पीछे, सब लोग हमें पागल करके छोड़ेंगे। इतना कहकर रोहन ने अपना सर हिला दिया। आहिल का रूम। आहिल कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा था और दिव्या उसे बार बार परेशान कर रही थी। आखिर में आहिल ने तंग आकर अपनी फाइल को साइड में रखा और दिव्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। दिव्या ने मासूम सा फेस बनाकर आहिल को देखा और कहा, आहिल हमें घूमने जाना है। आहिल ने दिव्या की बात सुनकर घूरकर दिव्या को देखा और कहा, क्या कहा कपकेक आपने। दिव्या ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, हमें घूमने जाना है। सुकून आरजू कह रही थी कि सब लोग घूमने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम भी चलते हैं ना, हमें घर पर बहुत बोर होता है, और वैसे भी अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। आहिल ने दिव्या के सर पर तपली मारते हुए कहा, सच में तुम बड़ी हो गई हो, पर तुम्हारा दिमाग तो अभी भी घुटनों में ही है। आहिल की बात सुनकर दिव्या ने घूर कर आहिल को देखा और कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप जानते नहीं दिव्या जोशी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम तो इतने इंटेलिजेंट है कि पूरी क्लास हमारी इंटेलिजेंट से जलती है, पर आपको हमारी कदर ही नहीं है।
दिव्या ये सब मुंह बनाकर कह रही थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने अपने गोल गोल प्यारे से होठों का पाउट बनाकर रखा हुआ था। आहिल की नजर बार बार उसके होठों पर जा रही थी। आहिल है दिव्या के दोनों गालों को हाथ से पकड़कर कहा, कपकेक, क्या आप कुछ मीठा खाना चाहती हैं? मीठा दिव्या की कमजोरी थी। दिव्या ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर मुस्कुराते हो कहा, हमें जल्दी दो ना, हमें में मीठा खाना है। दिव्या की बात सुनकर आहिल ने अपने होठों को दिव्या के होठों पर रख दिया। ये पहली बार था जब आहिल दिव्या के लिप्स पर किस कर रहा था। इससे पहले उसमें कई बार दिव्या के गालों पर और माथे पर किस किया था। दिव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया। दिव्या ने मूवीज में देखा था कि कैसे हीरो हीरोइन को ऐसे ही लिप्स पर किस करता है। दिव्या को भी यह काफी इंटरेस्टिंग लगा। आहिल जो दिव्या के लिप्स शक कर रहा था, दिव्या ने भी आहिल को शक करने दिया और उसमें भी आहिल के होठों पे लॉलीपॉप की तरह चूसना शुरू कर दिया। दिव्या को किस में इन्वॉल्व होता देख आहिल को काफी खुशी हुई। आहिल बहुत प्यार से दिव्या के लोअर लिप्स को शक कर रहा था और दिव्या आहिल के अपर लिप को सक कर रही थी। करीब 2 मिनट बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। आहिल के छोड़ते ही दिव्या जोर जोर से सांसें लेने लगी। दिव्या का छोटा सा प्यारा सा चेहरा सांस ना लेने पाने की वजह से लाल हो चुका था। आहिल ने दिव्या को प्यार से देखा और कहा, कपकेक, आपने क्या किया? दिव्या ने मुस्कुराकर अपनी टिमटिमाती आंखों से आहिल को देखा और कहा, हमने आपको किसी की, आपको पता है, हमने मूवीज में देखा था हीरो अपनी हीरोइन को ऐसे ही किसी करता है और आपने जब हमें किसी किया तो हमने आपको किसी किया। आखिर दिव्या जोशी ऐसे कैसे पीछे रह सकती है? इतना कहकर दिव्या ने स्टाइल से अपने बाल झटके। दिव्या और आहिल के रूम का डोर लॉक नहीं था। कोई था जो रूम के बाहर यह सब देखकर अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये कोई और नहीं आदित्य था जो कि दिव्या को घर जाने के लिए बुलाने आया था, क्योंकि नीचे गार्डन में आदित्य के घर से ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। पर जैसे ही आदित्य दिव्या को बुलाने के लिए आहिल के रूम के बाहर आया, उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। अपनी छोटी बहन को ऐसे किस करता हुआ देखकर आहिल अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े अभी भी एक तक आहिल और दिव्या को देख रहा था। अहिल के पीछे ही अंश और वंश भी आए थे, पर उन दोनों ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने ही अरमान और सुकून को इसी तरह से देखा था। पहली बार उन दोनों को भी यकीन नहीं हुआ, पर अब उन दोनों को आदत हो गई थी। वही आदित्य किसी मूर्ति की तरह ये सब देख रहा था। आहिल को जब महसूस हुआ कि कोई उन दोनों को देख रहा है, उसने अपनी नजर घुमाकर देखा। दरवाजे पर आहिल खड़ा था। अंश और वंश आहिल को नहीं देख रहे थे, क्योंकि वह दोनों आदित्य के पीछे खड़े थे। वही आदित्य को अजीब तरह से दरवाजे पर खड़ा देखकर आहिल ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? पर फिर भी आहिल की बात सुनकर आदित्य होश में नहीं आया और वैसे ही खड़ा रहा। आदित्य का अजीब रिएक्शन देखकर वंश ने आदित्य को कंधों से हिलाकर कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुझे? आदित्य सीधा जमीन पर गिर गया। आदित्य को इस तरह बेहोश होता देख वंश और अंश घबरा गए। वही आहिल की भी नजर आदित्य पर पड़ गई थी। आहिल भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और आदित्य की तरफ दौड़ा। दिव्या की नजर भी अपने भाई पर पड़ गई थी, वह भी आदित्य की तरफ दौड़ी आहिल को उठाने के लिए। वंश उसके दोनों गालों को थपथपा रहा था, पर आदित्य को होश नहीं आ रहा था। इस वक्त सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक आदित्य को क्या हुआ। आहिल ने अंश और वंश से कहा, जल्दी से इसे उठाने में मेरी मदद करो। इतना कहकर उन तीनों ने आदित्य को उठाया और आहिल के बेड पर लाकर लिटा दिया। दिव्या तो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी थी, क्योंकि दिव्या के कोई दूसरे कजन ब्रदर नहीं थे, वह दोनों ही एक दूसरे के सिबलिंग थे। बचपन से ही आदित्य हंसी मजाक में ही सही, पर दिव्या को कभी उदास नहीं होने देता था। दिव्या को रोता देख आहिल ने दिव्या को गले से लगाकर शांत कराते हुए कहा, कपकेक, आप रो मत, आदित्य को कुछ नहीं होगा।
वही सबको आदित्य के बेहोश होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए घर के बड़े से लेकर बच्चे तक सभी लोग इस वक्त आहिल के रूप में मौजूद थे। आदित्य बेड पर लेटा हुआ था और एक डॉक्टर आदित्य को चेक कर रहे थे। सुकून अरमान की गोद में थी, क्योंकि अरमान नहीं चाहता था कि सुकून आदित्य को ऐसे देखकर डर जाए। सुकून भी आदित्य को ऐसे देखकर थोड़ी बहुत डरी हुई थी और वह चिपककर अरमान की गोद में बैठी हुई थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने आदित्य को चेक किया और कहा, कुछ नहीं, शायद किसी शॉक के कारण ये बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर ने आदित्य को एक इंजेक्शन लगाए और वहां से चले गए। घर के सभी बड़े नीचे चले गए थे, पर सभी बच्चे आहिल के रूम में ही आदित्य के आसपास बैठे हुए थे। करीब 1 घंटे के बाद आदित्य को होश आया। आदित्य को होश आता हुआ सबसे पहले अंश और वंश ने देखा, क्योंकि सभी कपल्स के बीच वह दोनों ही सिंगल लोग थे और आदित्य की सबसे अच्छी बॉन्डिंग उन दोनों के साथ ही थी, इसीलिए वह दोनों एक तक आदित्य को ही देख रहे थे। अंश और वंश दौड़कर आदित्य के बेड पर गए। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और उठकर बेड पर बैठ गया। आदित्य के दोनों और अंश और वंश बैठे हुए थे। आदित्य को होश में आता देख आहिल भी जल्दी से चलकर आदित्य के पास आया। आहिल के पीछे पीछे दिव्या भी आ गई। अरमान अपनी जगह से नहीं उठा। अरमान सुकून को गोद में लेकर काउच पर बैठा हुआ था और सुकून को फ्रूट्स खिला रहा था। सुकून ने अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, हम भी आदि भैया के पास चलते हैं। सुकून की बात सुनकर अरमान में ज्यादा नहीं किया और उनको अपनी गोद में उठाकर आदित्य के बेड के पास आ गया। आदित्य को सब अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि आदित्य जब से होश में आया था आंखें फाड़ फाड़ करके आहिल को देख रहा था, जैसे आहिल को कच्चा खा जाएगा। आदित्य का इस तरह का रिएक्शन देखकर सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे, पर आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में आहिल ने इरिटेट होकर आदित्य से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आदित्य ने आहिल की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहा, तुम जल्लाद आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदित्य की बात सुनकर अंश और वंश ने उसके सर पर एक एक टपली मारते हुए कहा, इडियट, वह अभी तक आदमी नहीं हुआ है, वह अभी तक बच्चा ही है। अपने लिए बच्चा सुनकर आहिल ने घूरकर अंश और वंश को देखा। अंश और वंश में अपनी बात सुधारते हुए कहा, हमारा मतलब है वह टीनेज बॉय, तो तुम उसे लड़का कह सकते हो। आदित्य ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, पर इसकी हरकतें तो किसी आदमी की है, तुम लोगों को पता है। इस जल्लाद ने मेरी मासूम प्यारी इकलौती दुलारी महामारी सॉरी महामारी नहीं, मेरी प्यारी बहन को लिप्स पर किस किया। आदित्य की बात सुनकर अरमान आहिल ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर बाकी सबकी आंखें शौक से बड़ी हो चुकी थी। वही दिव्या ने मासूमियत से अपने भाई से कहा, पर भैया, आहिल तो हमारे बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो किसी करते हैं, तो इसमें क्या हुआ? आदित्य ने दिव्या को देखकर डांटते हुए कहा, चुप शैतान, तुम्हें पता भी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन होता है? जब बड़े होते हैं तब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पर तुम लोगों का पता नहीं क्या चल रहा है। बचपन में ही अपने लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ लिए हम तीनों को, देखो। इतना कहकर उसने अपनी अंश और वंश की तरफ इशारा किया और कहा, हम तीनों बच्चे हैं, इसलिए हम अभी तक सिंगल है और हम तीनों अखंड सिंगल रहने वाले हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते। आदित्य की बात पर आहिल ने घुरकर आदित्य को देखा और कहा, यू स्टूपिड, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है या नहीं? अखंड सिंगल का मतलब होता है जिंदगी भर अकेले रहना, ना कि बड़े होने तक। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो बोलते क्यों हो? दिमाग से पैदल हो तुम? और रही मेरी कपकेक को किस करने की बात, तो कपकेक मेरी है, मैं चाहे उसे लिप्स पर किस करूं या गाल पर, इसमें तुम कुछ कहने वाले कोई नहीं होते। आहिल की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से आहिल से कहा, तुम्हारी कैसे हुई? मेरी बहन वह बहन है मेरी, तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी, कुछ उसके साथ कुछ भी करने के लिए।
आदित्य की बात सुनकर आहिल ने आदित्य से कहा, शायद तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से तुम वापस नहीं आ पाओगे। आहिल की बात सुनकर आदित्य की बात सुनकर हवाएं उड़ गई, क्योंकि इन 4 सालों में आदित्य, अंश, वंश, रेहान, राहिल, रोहन सभी लोग अरमान, आहिल और कार्तिक के काम के बारे में जान चुके थे, सिवाय सभी लड़कियों को छोड़कर। आदित्य अच्छे से जानता था कि आहिल क्या नहीं कर सकता उसके साथ। आदित्य ने डरते हुए कहा, देखो तुम तो मेरे होने वाले जीजा हो, तुम अपने प्यारे इकलौते मासूम से साले के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आदित्य की बात सुनकर आहिल ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, ओहो, तो अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ, तो फिर तब कहाँ गया था तुम्हारा ये दिमाग जब तुम मुझसे अभी अभी कह रहे थे कि अपनी कपकेक के साथ कुछ भी करने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी साले साहब। आहिल की बात सुनकर आदित्य ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, अरे होने वाले जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप जो चाहे कर सकते हो, मेरी बहन आपकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आदित्य को गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते देख सब लोग हैरानी से आदित्य को देख रहे थे। आदित्य उन सब के लिए किसी कॉमेडियन से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 4 सालों में जितना आदित्य ने सबको परेशान किया था और हंसाया था, शायद कोई असली कॉमेडियन भी ना कर सके। वही सुकून जो अरमान की गोद में शांति से बैठी हुई थी, उसने अपने गालों पर उंगली टैप करते हुए अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, आदि भैया तो एक नंबर के बुद्धू है। आदि भाई, आपको ये भी समझ नहीं आता कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड किसी करते हैं, इसीलिए आदि भैया की गर्लफ्रेंड नहीं है, देखना आदि भैया की कोई गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं। सुकून बहुत मासूमियत से कह रही थी। सभी लोग सुकून की बात सुनकर आदित्य पर हंस रहे थे, क्योंकि आदित्य बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वही अपने प्यारी एंजल की बात सुनकर अरमान ने कहा, हाँ, यह एक नंबर का गधा है। अरमान के मुंह से अपने लिए गधा सुनकर आदित्य की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, जैसे तैसे उसने खुद को रोका हुआ था। सबके ऐसे आदित्य का मजाक बना करने की वजह से आदित्य उदास सा मुंह लेकर बेड पर बैठा हुआ था। उसका उदास का मुंह देखकर वंश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अच्छा, ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तू बेहोश कैसे हो गया। आदित्य ने अपना मुंह बनाकर कहा, इसकी वजह से। इतना कहकर उसने कहा, जब मैं दिव्या को बुलाने गया तब यह मेरी प्यारी बहन को किस कर रहा था, और ये देखकर मुझे शौक लगा और मैं बेहोश हो गया। आदित्य की बात सुनकर सब आंखें फाड़कर आदित्य को देखने लगे। आहिल ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, सच में तुम एक चीज देखकर बेहोश हो गए। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है, पर अब मुझे यकीन हो गया कि तुम पूरे किसी गधे से कम नहीं हो। आहिल की बात सुनकर आदित्य का मुंह बन गया और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। वंश ने हंसते हुए कहा, पर भाई, तू तो खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, फिर तू जब अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए जाएगा तब उसे किस करने से पहले ही तो बेहोश होकर गिर जाएगा। इतना कहकर वंश जोर जोर से हंसने लगा। वंश की बात सुनकर अनन्या, रोहन, रेहान, राहिल, कीर्ति, काव्या सभी हंसने लगे। सुकून ने मासूमियत से अरमान से पूछा, मिस्टर, किसी करने से बेहोश होते हैं? अरमान ने प्यार से सुकून के गानों को चलाते हुए कहा कि आपसे किसने कहा एंजल, मैंने भी तो आपको कई बार किसी की है, मैं कभी बेहोश हुआ हूँ? सुकून ने टिमटिमाती आंखों से अरमान को देखा और कहा, वह इसलिए क्योंकि आप हमारे मिस्टर हैंडसम हो, पर आदि भैया तो बुद्धू है, इसलिए वह देखो बेहोश हो गए थे। सुकून की बात पर आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, देखो प्रिंसेस, मैं बुद्धू नहीं हूँ, इम्पैक्ट में तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आदित्य की बात पर आहिल ने सार्कास्टिक वे में कहा, वह तो दिख ही रहा है। तो चलो अब हमारी बकवास बंद करके शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। शाम का वक्त, राठौड़ मैंशन। सभी बच्चे आज राठौड़ मैंशन में ही रुकने वाले थे। अभी शाम के 6 बजे बज चुके थे। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अरमान सुकून को लेकर सबसे अलग एक सोफे पर बैठा हुआ था। अरमान के हाथ में लैपटॉप था और सुकून के हाथ में एक चॉकलेट, जिसे सुकून खा कम और मुंह पर भी लगा ज्यादा रही थी।
अरमान, जिसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसने घूर कर सुकून को देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानता था कि वह चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, उसकी एंजल सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों से अरमान सुकून के साथ था। तो उसे सुकून के हर आदत के बारे में पता था। सुकून हमेशा अगर कोई उसे चॉकलेट खाने से रोकता था तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाया करती थी, और अरमान तो उसे बस हर रोज एक ही चॉकलेट अलाउड करता था। सिवाय संडे को छोड़कर, संडे को उसे 2 चॉकलेट अलाउड थे, एक सुबह और एक रात को, इसलिए अरमान ने अपना सर हिलाकर उसे चॉकलेट खाने दिया, क्योंकि वह अभी अपनी एंजल को उदास नहीं करना चाहता था। सुकून अपना चॉकलेट खाते हुए पाउट बनाकर सभी बड़ों को देख रही थी जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसने अपनी नजर घुमाकर देखा, हॉल में एक साइड पर रेहान, राहिल, काव्या और कीर्ति एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को शिद्दत से घूर रहे थे। सुकून अपने टिमटिमाती आंखों से उन चारों को देख रही थी, क्योंकि जब भी वह चारों लड़ते थे सुकून बहुत एंजॉय करती थी, और सुकून उन चारों को चीयर और भी करती थी। फिर सुकून ने अपनी नज़र घुमाकर अरमान को देखा, जो कि अपने लैपटॉप में बिजी था। सुकून अपने सोफे से धीरे धीरे करके उतरने लगी। अरमान को यह महसूस होते ही कि सुकून उसके पास से उठकर कहीं जा रही है, उसने अपनी नज़र उठाकर सुकून को देखा, जो उसे अपने टिमटिमाती आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो हम जाएं। अरमान ने सुकून से बेहद ठंडे लहजे में कहा, कहाँ जा रहे हो एंजल आप? सुकून ने अपनी आंखों को मटका आते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, हम अभी आते हैं, हम रिहू भैया और राहू भैया के पास से आते हैं। अरमान ने घुरकर सुकून को देखा और कहा, आप कहीं नहीं जाओगे एंजल, चुपचाप यहाँ पर बैठकर अपना चॉकलेट फिनिश करो। उसने अपनी मासूम आंखों से अरमान को देखा और कहा, मिस्टर हैंडसम प्लीज हमें जाने दो, हम बोर हो रहे हैं। सुकून की आंखों में उदासी देखकर अरमान ने एक गहरी सांस ली और सुकून से कहा, ओके जाओ, पर आप उन दोनों को टच नहीं करोगी ओके, वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। सुकून ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से अरमान के गालों पर किस कर भागकर रेहान, राहिल, काव्या और कीर्ति के पास आ गई। काव्या और कीर्ति घूरकर रेहान और राहिल को देख रहे थे। रेहान और राहिल मासूम सा फेस बनाकर काव्या और कीर्ति को देख रहे थे। तब तक उन चारों के पास सुकून भी पहुंच चुकी थी। सुकून ने अपनी टिमटिमाते आंखों से काव्या और कीर्ति की तरफ देखा और कहा, काव्या दीदी, कीर्ति दीदी, आप दोनों ऐसे क्यों हो? रिहू भैया और राहू भैया को देख रही हो? सुकून की प्यारी सी आवाज सुनकर उन चारों का ध्यान सुकून की तरफ गया, जिसके हाथ में बड़ी सी चॉकलेट थी। खुद चॉकलेट उसके मुंह के आसपास भी लगी हुई थी, पर इस वक्त भी वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सुकून की बात का जवाब देते हुए कीर्ति ने गुस्से से घूरकर रेहान और राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ प्रिंसेस, आपने सही कहा, ये तो राहु केतु की जोड़ी है। अपने लिए राहु केतु सुनकर रेहान और राहिल बहुत ज्यादा चीड़ गए। रेहान ने गुस्से से कीर्ति से कहा, हम इतने हैंडसम हैं और तुम हमें राहु केतु जैसे राक्षसों का नाम दे रही हो? रेहान की बात पर कीर्ति कुछ कहती इससे पहले ही काव्या ने कहा, वह राक्षस भी तुम दोनों से अच्छे ही है। इससे पहले कि रेहान और कुछ कहता, सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों से काव्या और कीर्ति से कहा, दीदी यह राहु केतु कौन है? कीर्ति में रेहान और राहिल की तरफ इशारा किया और कहा, ये दोनों। सुकून में उन दोनों की तरफ देखा और अपनी उदासी भरी आवाज में कहा, आपने अपने नाम बदल लिया और हमें बताया भी नहीं। रेहान भैया, हम आपसे गुस्सा है, राहिल भैया का तो नाम हमें पता है, पर आपने कब अपना नाम केतु रखा? सुकून की बातें सुनकर काव्या और कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी। रेहान का मुंह बन गया। रेहान ने अपने मन ही मन कहा, पता नहीं प्रिंसेस इतनी ज्यादा मासूम क्यों है, अगर मैंने प्रिंसेस को कुछ कहा और प्रिंसेस रोने लगी तो अरमान भाई मुझे उल्टा लटका कर बैट से मारेंगे। इतना सोचकर रेहान में अपना फेस मासूम सा बनाकर कहा, नहीं प्रिंसेस, हमारा नाम रेहान ही है, ये जो आपकी दोनों दीदी है ना, वो बहुत बुरी है, इन्होंने हमें राक्षसों का नाम दे दिया, आप इनसे बात मत करना ओके।
हमारी मासूम सुकून को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपनी टिमटिमाती आंखों से काव्या और कीर्ति को देखा और कहा, दीदी आपने सुकून से झूठ बोला। इतना कहकर सुकून में पाउट बना लिया। सुकून की बात पर काव्य और कीर्ति ने कहा, नहीं प्रिंसेस, ये दोनों सच वाले राक्षस है। उन दोनों ने हमारी दोनों प्रिंसेस डॉल को खराब कर दिया। तो आप अभी बताओ, अगर कोई आपकी प्रिंसेस डॉल को खराब करे तो आपने राक्षस ही कहोगे ना। सुकून ने अपने सर पर अपनी उंगली रखें और उसे धीरे धीरे टैप करते हुए सोचने लगी। काफी देर तक सोचने के बाद सुकून ने कहा था, हम राक्षस ही कहेंगे। हम तो अपनी प्रिंसेस डॉल किसी को नहीं देंगे। वह हमें हमारे मिस्टर हैंडसम ने हमारे 7th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। वह कितनी ज्यादा प्यारी है, हम नहीं देंगे। फिर उसने अपना चेहरा और राहील की तरफ से और दोनों से दोनों को घूर कहा, आप दोनों हमारी डॉल खराब करने की सोचना भी मत, वरना हम आपकी शिकायत मिस्टर हैंडसम से कर देंगे। सुकून की बात सुनकर रेहान और राहेल बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि भले ही उन दोनों ने कुछ भी ना किया हो, पर अगर सुकून ने उनकी शिकायत अरमान से कर दी तो उनकी लंका लगना तय था। उन दोनों ने हड़बड़ी में सुकून से कहा, एंजल। उन्होंने इतना कहा ही था कि सुकून ने कहा, हम सिर्फ अपने मिस्टर हैंडसम की एंजल हैं, आप हमें मत बोलो। गुस्से से मुंह फुलाकर उनकी बात सुनकर सुकून ने कहा। सुकून की बात पर उन्होंने उसको शांत किया और कहा, ओके, आप भैया से कुछ मत कहो, हम आपकी डॉल बिल्कुल भी नहीं तोड़गे और हम आपको नहीं भी ला कर देंगे। बस आप भैया से हमारे बारे में कुछ बुरा मत कहना, वरना सच में हमें भैया उल्टा लटका कर मारेंगे। और आप चाहती हो कि आपके रीहू भैया और राहू भैया को आपके मिस्टर हैंडसम उल्टा लटका कर मारे। रेहान और राहील की बात सुनकर सुकून ने अपना सर मासूमियत से 2-3 बार ना में हिलाया। तभी वह पर कार्तिक और आरजू आ गए। आरजू ने इस वक्त बॉक्सिंग के कपड़े पहने हुए थे। आरजू को बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक था और कार्तिक हर संडे उसकी ट्रेनिंग खुद करवाता था, बाकी के दिन उसके लिए ट्रेनर आता था। आरजू ने अभी भी अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। कार्तिक ने उन सब की तरफ देखा और कहा, कौन से बातें चल रही है तुम पांचों की। सुकून ने कार्तिक को देखते ही जल्दी से अपना चॉकलेट खत्म किया और कार्तिक के पास आकर कहा, भैया हमारा चॉकलेट। कार्तिक ने घूरकर अपने सामने खड़ी छोटी सी शैतान को देखा और कहा, आपने अभी अभी अपना चॉकलेट खत्म किया है। सुकून ने मासूमियत से कहा, पर हो तो हमें मिस्टर हैंडसम ने दिया था, आपने हमें आज चॉकलेट ही नहीं दिया। इतना कहकर सुकून ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वह कार्तिक से गुस्सा है। कार्तिक भी सुकून की चालाकी अच्छे से समझता था, पर फिर भी उसने अपनी जेब की पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और सुकून के हाथों में दे दिया। चॉकलेट को देखते ही सुकून खुशी से चिल्लाकर कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक ने सुकून को प्यार से माथे पर किस किया और कहा, अब मेरी प्रिंसेस खुश है। सुकून ने जल्दी से अपना सर 2-3 बार हमें हिलाया, तभी वहां पर किसी की रौबदार आवाज आई, एंजल इधर आओ। यह कोई और नहीं अरमान था, जिसने जैसे ही अपना लैपटॉप बंद किया और सुकून की तरफ देखा तो उसने देखा कि कार्तिक सुकून के माथे पर किस कर रहा है। ये देखकर अरमान की मुठिया गुस्से से कस गई। अरमान अपने लंबे कदमों से सीधा उन सब के पास आ गया। उसने सुकून को अपने पास आने को कहा। सुकून भी चॉकलेट को लेकर दौड़ते हुए अरमान के पास आ गए। अरमान ने अपने दोनों बाहें खोल दी। सुकून उसकी बाहों में समा गई। अरमान ने उसे टाइटली होल्ड किया, जैसे अगर उसने सुकून को छोड़ दिया तो सुकून उससे दूर भाग जाएगी। अरमान बचपन से ही सुकून के लिए इनसिक्योर था, क्योंकि जिस भी चीज को अरमान ने शिद्दत से चाहा था वह चीज उसके पास ज्यादा दिन तक नहीं रही। जब बचपन में उसे माँ का प्यार चाहिए था तब वो उसे नहीं मिला। जब भैरवी उसकी जिंदगी में आए तब 2 साल के अंदर ही भैरवी भी उससे दूर हो गई। पर अब वह सुकून को कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। अगर अरमान सुकून से दूर हो गया तो अरमान को लगता था कि वह जी नहीं पाएगा। उसके जीने की इकलौती वजह से सुकून थी, जो जब से अरमान की जिंदगी में आई थी अरमान को हमेशा से सुकून ही मिला था। अरमान ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, एंजल मैंने कहा था ना, आप मेरे अलावा किसी और को किस नहीं करने दोगी, फिर आपने क्यों कार्तिक को किस करने दिया।
पर मिस्टर हैंडसम वो तो हमारे भैयू हैं। इसलिए इतना कहकर सुकून अपने टिमटिमाते आंखों से अरमान को देखने लगी जैसे कह रही हो देखा मैंने कि ना इंटेलिजेंट वाली बात। पर अरमान ने सुकून के दोनों गालों को पिचकाते हुए कहा एंजल मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सिर्फ मुझे किस करोगी और मुझे ही खुद को किस करने दूंगी क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हूँ और आप मेरी जिंदगी हो। सुकून को अरमान की बात समझ तो नहीं आई पर फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही अरमान की बातें सुनकर कार्तिक का मुंह बन गया। कार्तिक ने अरमान को देखा और कहा जलकुकड़ा मुझे अपनी बहन को किस भी नहीं करने देता। उसकी बात सुनकर उसके बाजू में खड़ी आरजू ने घुरकर कार्तिक को देखा और उसके पेट पर एक मुक्का मारते हुए कहा आप भी सिर्फ हमें किसी करोगे और किसी को नहीं समझे। आरजू का मुक्का ज्यादा जोर से तो नहीं पर जोर से जरूर लगा था। कार्तिक ने अपना पेट पकड़कर को आरजू को घूरा और कहा तुम भी इन राठौड़ की बेटी हो इसलिए जंगली हो, खुद के लिए जंगली। सुनकर आरजू को गुस्सा आ गया और वो कार्तिक को मारने के लिए एक हाथ से उठा लिया पर इससे पहले कि वो कार्तिक को मार पाती कार्तिक ने उसे गोद में बिठा लिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर दिया और आरजू को घूर कर देखा था अब मार के दिखाओ जंगली बिल्ली। आरजू ने गुस्से से मुंह फुला कर कहा अब मार कर दिखाओ जी, आपने चीटिंग की है, आप हमसे बड़े हो और स्ट्रांग भी तो आपको हमें ऐसे गोद में नहीं उठाना चाहिए था वरना हम अभी आपका सर फोड़ देते। आप जानते नहीं आरजू राठौड़ कितनी स्ट्रांग है। इतना कहकर आरजू अपने डोले दिखाने की कोशिश की पर उसके दोनों हाथ कार्तिक की कैद में थे, इस वजह से वह अपने डोले नहीं दिखा पा रही थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए आरजू से कहा तो क्या हुआ आरजू, द बॉक्सा हार गई मुझसे हैं। इतना कहकर कार्तिक ने आरजू को एक चिढ़ाने वाली हंसी पास कर दी। आरजू ने गुस्से से कहा बस एक बार हमारे हाथों को छोड़ो फिर देखना हम आपके पेट में कितने पंच मारते हैं और हम आपको बता भी देंगे कि आरजू राठौड़ कितनी स्ट्रांग है। इतना कहकर आरजू ने एक स्माइल कार्तिक को पास कर दी। कार्तिक ने कहा और रियली मिस आरजू। आरजू ने तुनक कर जवाब दिया और नहीं तो क्या, एक बार छोड़कर देखो फिर देखना आरजू राठौड़ आपकी हड्डी पसली तोड़ देगी। अपुन को लड़की समझकर फ्लावर समझाता फायर है अपुन फायर। इतना कहकर आरजू ने पुष्पा का सटेप करने की कोशिश की पर उसके हाथ अभी भी कार्तिक के हाथों की कैद में थे। कार्तिक ने घूरकर आरजू को देखा और कहा अगर सिर में देखने के बजाय पढ़ाई करती तो तुम्हारे 4th स्टैंडर्ड में 70% नहीं आते। आज से तुम्हारी सारी फिल्में देखना बंद, अब तुम स्कूल के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लोगी। वही अपनी पनिशमेंट सुनकर आरजू ने गुस्से से दूर कर कार्तिक को देखा और कहा हम बिल्कुल भी ये पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। कार्तिक ने उसे सार्कास्टिक तरीके से देखा और हंसते हुए कहा इसमें तुम्हारे हाँ या ना की जरूरत नहीं है, यह मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मानना ही होगा। उधर तब तक आदित्य, अंश, वंश, अनन्या, रोहन सब आ चुके थे। अब सब लोग शांत थे। सबकी तरफ देखते हुए कार्तिक ने कहा हम सब लोग आज शाम को छत पर कुछ गेम खेलेंगे। सब उसकी बातों पर एक्साइटेड हो गए शिवाय अरमान और आहिल के। अरमान ने घूर कर कार्तिक को देखा और कहा और यह बेफिजूल आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। अरमान की बात पर कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा यह आइडिया बेफिजूल नहीं है, ये हमारे जैसे इंटरेस्टिंग लोगों के दिमाग में आता है तुम दोनों। इतना कहकर उसने अरमान और आहिल की तरफ उंगलियां पसकी और कहा तुम दोनों जैसे बोरिंग लोगों को कहा इंटरेस्टिंग चीजें पसंद आएंगी। पिछले जन्म में तुम दोनों जरूर बैठ रहे होंगे जो दिन भर या तो चराते होंगे या फिर काम करते होंगे और तुम दोनों अलग किस्म के बैल हो जो इस जन्म में भी दिन भर काम करते हो। कार्तिक अपनी धुन में बोले जा रहा था, इस बात से अनजान कि कोई 2 लोग उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहे हैं पर बाकी सब लोग उन दोनों को देखकर कार्तिक के लिए डर रहे थे। कार्तिक से पहले और कुछ कहता अरमान ने कार्तिक से कहा अगले हफ्ते साउथ अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग में हफ्ते भर के लिए तुम जाओगे। वही अरमान की बात सुनकर कार्तिक की तो सिट्टी पिटी गुल हो गई। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने हकलाते हुए अरमान से कहा भाई तू अपने इस मासूम से होने वाले साले के साथ
इतनी बेरहमी नहीं कर सकता वरना मैं तुझे अपनी बहन नहीं दूंगा। कार्तिक को ख्याल ही नहीं रहा कि उसने जल्दी जल्दी में अरमान से क्या कह दिया। अरमान ने घूर कर कार्तिक को देखा और कहा, तुम साउथ अफ्रीका 2 हफ्ते तक रहोगे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मेरी एंजल को दूर करने की बात कहने की? वैसे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लेता पर आखिर तुम मेरे होने वाले साले जो है। ये सब अरमान ने काफी सार्कास्टिक तरीके से कहा था। अब कार्तिक को अपने ही कहे पर पछतावा हो रहा था, पर अब कार्तिक कर ही क्या सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। वही सुकून जो अपनी टिमटिमाती आंखों से चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, जिसके दिमाग के ऊपर से ही सारी बातें गई थी। उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि वह सब लोग शाम को छत पर कोई गेम खेलने वाले हैं। इसी बात से सुकून काफी एक्साइटेड थी। उसमें अरमान की तरफ देखकर खुशी से कहा, मिस्टर हैंडसम, हम शाम को कौन से गेम खेलने वाले हैं? छत पर अपनी एंजल को इस तरह खुश देखकर अरमान की फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोई भी देख सकता था। अरमान ने प्यार से सुकून को अपने पास बुलाया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, एंजल आपको गेम खेलना है? सुकून में अपना सर जल्दी से हमें हिलाया। अरमान ने कहा, ठीक है, हम शाम को आप जो गेम बोलोगी वह खेलेंगे। इतना कहकर अरमान सुकून का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। अरमान के जाते ही कार्तिक ने अपना सर लाचार घी से हिलाते हुए कहा, मैं एक नंबर का दफर हूँ। मुझे अगर पहले ही पता था कि यह ठंडा राक्षस कभी मेरी प्रिंसेस की बात नहीं मानता, एमेन कभी नहीं डालता, तो मैं पहले ही अपनी प्रिंसेस को इसे मनाने के लिए कह देता। और अगर मैंने ऐसा किया होता तो अभी मुझे उस नर्क में ये ठंडा शैतान भेजने की सजा ना देता। कार्तिक की हालत देखकर आहिल ने हंसते हुए कहा, पर उसके लिए दिमाग होना भी तो जरूरी है कार्तिक, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर आहिल भी मुस्कुराते हुए दिव्या का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। कल का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सब जरूर देखना कि अरमान, आहिल और कार्तिक की कैसे हमारी त्रिदेवियां बैंड बजाती है। लिए देखना हमारी इंटेलिजेंट से कोंत्या क्या जुगाड़ लगाती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।